नमस्कार, मेरा नाम है रानी जोशी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इस बार उनके पास वो मजबूती नहीं है जिसके दम पर पीएम मोदी ने 2014 से 2019 और फिर 2019 से 2024 तक मजबूती के साथ अपनी 10 साल की सरकार चलाई थी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी उसी अंदाज में काम कर पाएंगे जैसा उन्होंने पिछले 10 साल में किया है। क्या पीएम मोदी ऐसे ही फैसले ले पाएंगे जैसे अपने दम पर पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में लिए हैं। क्या पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसे फैसले ले पाएंगे जैसे उन्होंने अपनी पिछली 2 कार्यकाल में लिए थे। ऐसे फैसले जिनके बारे में दूसरी सरकारें सोचने से भी कतरा रही थी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, फिर चाहे वो नोटबंदी हो, जब 8 बजे ऐलान करके आधी रात से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो, जहां सालों से इस बात की लड़ाई थी कि सरकार जिसके बाद दावा करती थी कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है, आतंक पर चोट पड़ी है, पत्थरबाजी भी खत्म हुई है। हालांकि विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियों की सोच उसके उलट रही है। देश में 3 तलाक कानून लाना हो, जहां मुस्लिम महिलाओं को उनका हक और सालों से जो त्रासदी झेल रही है उनसे उन्हें छुटकारा मिला है। भारत पाकिस्तान सीमा को पार कर सर्जिकल एयर स्ट्राइक कराना हो या फिर एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना ही क्यों ना हो, हर फैसले को पीएम मोदी ने लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करी, नहीं कोई संकोच किया। क्यों? वो एक मजबूत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन 2024 में लोकसभा की तस्वीर कुछ अलग है। मोदी राज में पहली बार जब बीजेपी 272 का आंकड़ा अपने दम पर पार नहीं कर पाई, लिहाजा इस बार बीजेपी 240 सीट पर ही सिमट गई। यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 32 सीट कम रह गई। हालांकि एनडीए को अपने दम पर बहुमत मिल गया। ये 2014 के बाद पहला मौका है जब मोदी के सामने विपक्ष लोकसभा के अंदर अच्छी पोजीशन पाने में कामयाब रही है। मोदी के लिए मुश्किल कांग्रेस को मिल रहे अखिलेश यादव और डीएमके के समर्थन ने भी बढ़ा दिया। आंकड़े भले बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आए हों, लेकिन पीएम मोदी अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से अभी तक अपनी 3 परीक्षाएं पास कर चुके हैं। फिर चाहे वो कम सीट आने पर साथियों को साधना हो, वो भी ऐसे साथी जो दल बदल के लिए विख्यात रहे हों। जी हाँ, मसलन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। फिर चाहे वो सहयोगियों को सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति यानी सीसीएस में शामिल न करके चारों बड़े मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश अपनी पार्टी के नेताओं को दिए हों। यानी पीएम मोदी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण को उनके पुराने मंत्रालय दिए हैं। या फिर लोकसभा में स्पीकर का चुनाव जिताना हो, जहां उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद ओम बिरला को दोबारा बिठाया हो। हालांकि जितना आसान दिख रहा है मोदी के लिए, उनका तीसरा टर्म उतना आसान रहने वाला है नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उन्हें घेरा है, ऐसा पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिला। और फिर जब अपना धन्यवाद भाषण देने आए, विपक्ष ने जिस अंदाज में उनका विरोध संसद के अंदर किया, उसकी आदत पीएम को कभी नहीं रही। ये पहला मौका जब पीएम संसद में अपने भाषण के दौरान इतने शोर शराबे के बीच बोले। जाहिर सी बात है, उसका असर पीएम के भाषण में भी दिखा, जब पीएम का वो अंदाज देखने को नहीं मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्योंकि अपने तीसरे टर्म के संसद के पहले भाषण में पीएम थोड़े से असहज दिखाई दी, और ये पहला मौका था जब लगा कि पीएम का ये तीसरा टर्म आसान तो कतई नहीं रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूती से उन्हें घेरने की प्लानिंग करने के चल रहा है और कहीं न कहीं सदन पटल पर उसको पूरा करता हुआ भी दिख रहा है।